नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी नोट्स एंड जीके की सीरीज के अंदर कक्षा 8 के हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके संदर्भ में अपन आपके क्लास 8वीं के इतिहास विषय के दूसरे अध्याय के नोट्स एंड एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत कर चुके। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपके तीसरे अध्याय यानी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जा करके आप प्लेलिस्ट क्लास 8th हिस्ट्री की ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आपको अन्य प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो आपके नोट्स हैं ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम का आधार होती है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आधार की बात करें तो अपनी एनसीईआरटी होती है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखे। क्लियर क्वालिटी वगैरह एकदम अच्छे से दिख रही होगी। अगर आपको क्वालिटी थोड़ी नहीं आ रही है तो 320 से 720 पी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना अध्याय का नाम है। ओके, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना किस तरीके से क्या था, देखो। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। जैसे कि अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने के बाद में बहुत सारे फायदे हुए। तो 12 अगस्त 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया गया मुगल बादशाहों के द्वारा। अब कंपनी की आमदनी किस तरीके से बनती थी, तो 1865 से पहले 1 मिनट, 1865 से पहले नहीं है, यहाँ 1765 होगा। ओके, वेट करना है, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। 1865 से पहले कंपनी से सोने और चांदी कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। देखो, 1865 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, भारत में कुछ भी चीज़ खरीदनी थी तो ब्रिटेन से सोना और चांदी यहाँ आयात करती थी और उसी से ये चीज़ें खरीदती थी, क्योंकि इनके अलावा कुछ देने लायक इनके पास कुछ था नहीं। तो और अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी क्षेत्र मिल गया तो उसने क्या किया, यहीं से ही लोगों को जबरन पैसे देने पे मजबूर कर दिया, या वो क्या बोलते हैं, नजराने देने के ऊपर मजबूर कर दिया गया। तो यहीं पे ही बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए जिससे ये व्यापार करती थी। उसके बाद में 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी है वो बिल्कुल समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेती में सुधार की ज़रूरत। अब खेती में सुधार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले आता है स्थायी बंदोबस्त। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। अब किसको मान्यता दी गई कि जमींदार कौन है, राजा और तालुकदार जो है वो जमींदार है। उन्होंने या उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। और इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी इसके अंदर इजाफा नहीं किया जाना था। इसकी बात कर रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू की गई। इसके अंदर राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई और इनको ऑर्डर दिया गया कि आप किसानों को ज़मीन दीजिए, इनसे खेती करवाइए और किसानों से लगान वसूलना और राजस्व एकत्रित करने का जिम्मा इन तालुकदार और इन जमींदार, इन राजाओं का होता था। ठीक है, ये किसानों से टैक्स वसूलते थे, थोड़ा बहुत अपने पास में रख करके बाकी का अंग्रेजों को दे देते थे। और इसका स्थायी बंदोबस्त इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर जो राशि है वो स्थायी कर दी गई, चाहे आपके धान होए या नहीं होए, एक स्थायी यानी राशि को फिक्स कर दिया गया और भविष्य में उसमें किसी भी प्रकार का इजाफा या ना तो घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। इसी को कहा गया स्थायी बंदोबस्त। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है स्थायी बंदोबस्त में समस्या। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या समस्या आई, तो कंपनी के अफसर ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब वो राजस्व इतना हाई था कि ये बेचारे परेशान हो रहे थे।
जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी है वो छीन ली जाती थी, और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। तो ये स्थायी बंदोबस्त में परेशानी थी। उसके बाद में आता है मालवारी बंदोबस्त। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस इलाकों को ज़्यादातर हिसाब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी, एक अंग्रेज अधिकारी है, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। गांव के मुखिया को लंबरदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूल करना, कंपनी को देना। ठीक है, गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा। और राजस्व इकट्ठा करने में उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दिया गया, और इसी व्यवस्था को मालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। स्थायी बंदोबस्त का थोड़ा इसमें चेंज किया गया। स्थायी बंदोबस्त में जो तालुकदार और जो राजा होते थे उनको जमींदार की मान्यता दी गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, तालुकदार और जमींदार को जिम्मा देने की बजाय सीधा गांव के मुखिया को टेंडर दे दिया गया। ठीक है ना, मुखिया अब है वो अपने राजस्व को इकट्ठा करेगा। उसके बाद में आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त आता है? रेतवाड़ी बंदोबस्त आता है। ठीक है ना, हाँ, रेतवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवाड़ या रेतवाड़ी नाम दिया गया, और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, इसमें कृषकों से प्रत्यक्ष राजस्व एकत्रित करने की अनुमति थी, जिन्हें रेत कहा जाता था। देखो, इसके अंदर जो राजस्व इकट्ठा करने की जो प्रणाली थी वो प्रत्यक्ष रूप से थी, इसलिए इसको कहा जाता है रेतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, और मुनरो का मानना था, मुनरो क्या मानता था, क्या हो रहा है? हम्म, ओके। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी, तो ध्यान रखनी, मुनरो क्या कहता था कि अंग्रेजों को जो है वो किसानों की भांति इनकी रक्षा करनी चाहिए। आगे देखो, यूरोप के लिए फसलें। अब देखो यूरोप के लिए फसलें किस तरीके से। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी प्रकार की फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, और मद्रास में चावल के लिए। 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिशस के छापे में इस्तेमाल किया गया नया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया जाता था, और उस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पे नील का उत्पादन होता था। वो कौन था? भारत। ठीक है, भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी? अब भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है, ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन का कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगाया जाता। तो ध्यान रखना, भारत के जो भारत का नील का पौधा है वो ज़्यादा नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, यूरोपीय लोगों ने बोर्ड नामक पौधे को उगाना शुरू किया, और उससे ही ये चीज़ें जो कलर है वो रंग प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खास था नहीं। ध्यान रखना, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी, और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारत के नील का हिस्सा केवल 30% था, और 1810 के अंदर बात करें तो नील किए गए आयात का जो नील किया गया था उसके अंदर 75% जो हिस्सा है वो भारत का था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती करवाई। देखो, नील की खेती कैसे होती है? नील की खेती दो मुख्य तरीकों से होती है, एक तो होती है निज और दूसरी होती है रैयती। दो प्रकार है। ठीक है, निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे, और मजदूरों को काम में लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, और निज खेती की समस्याएं क्या थी? जिस समय नील की खेती की शुरुआत करनी होती थी तब किसान व मजदूर धान, जो धान की फसल है उसमें व्यस्त रहते थे, और मजदूरों की समस्याओं का सामना करना पड़ता। और एक बीघा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी, और हलों को खरीदना और उनका रख रखाव भी एक बहुत बड़ी मोटी समस्या होती थी। ठीक है ना।
आगे ध्यान दो। रेती जमीन पर नील की खेती। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेती के साथ अनुबंधन सट्टा करते थे। जो रेती प्रकार है ना, सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेती की तरफ आकर समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंधन पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। और कर्ज लेने वाले रेती को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। समस्या और ये भी थी कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये सबसे बड़ी किसानों के लिए समस्या थी। आगे है नील विद्रोह के बाद। नील विद्रोह के बाद किस तरीके की स्थिति हुई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और जो लिंक है अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में शेयर जरूर करें। आगे देखो, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, और बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो नील की खेती करेंगे और न ही नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, और न ही बागान मालिकों के लठियाले लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। लाठीधारी गुंडों से डरेंगे, तो ये डबल डबल हो गया, तो ये आप ध्यान रखना। इस तरीके की जो बातें हैं वो आपके जो नील की खेती के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ है उसके संदर्भ में कही गई है। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया और जिसमें कहा गया कि रेत को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और इस नोटिस के आधार पर लोगों को ये लगा कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। इंडन किसानों को शांत करने और विस्फोट स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और इसकी कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। किसानों ने सोचा कि भाई ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग बनाया गया, और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी ठहराया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयत के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वह मौजूदा अनुबंधों को पूरा कर ले और आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। और डब्ल्यू एस सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया, और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगानों मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की एक शुरुआत थी। और 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये तो थे आपके इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स, जो आपके हर एक एग्जाम के अंदर नील की जगह मील के पत्थर साबित होंगे। अब कुछ एक जो वन लाइनर जो जीके के प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। देखो, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसके नेतृत्व में मिली, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मिली, ठीक है। नील के समान ही कौन सा पौधा यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता था, तो वोड किया जाता था, और ये शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है, ठीक है। और जो नील होती है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, ठीक है। नील की खेती कितने प्रकार से होती है, तो निज और रेयती दो प्रकार से होती है। भारत में नील की खेती की शुरुआत कब हुई, 1859 में हुई थी बंगाल से। और महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, उसका नाम क्या था, कहाँ से की थी, चंपारण बिहार से की थी। और कब की थी, तो ये अपन ने अभी देखा 1917 के अंदर की थी, ठीक है ना, 1917। तो ये आपके तीसरे अध्याय से थे संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न और नोट्स। आगे अपन बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों की बातचीत, और उसके बाद में अपन आपके चौथे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर जानकारियाँ अच्छी लगती है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है, चैनल का जो लिंक है, अपने स्टेटस पे और अपने जितने भी एजुकेशन ग्रुप है उनके साथ में शेयर जरूर करें।